Hello, my dear students. I welcome you all to our online learning platform. आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड करने के बहाने किस तरीके से वो यहाँ पर पे पॉलिटिकल कंट्रोल गेन कर लेती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कंट्रोल कैसे गेन की, उसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा इंटरकनेक्शन ढूंढना है कि मीडिएवल पीरियड जो ख़त्म होता है और जो मॉडर्न पीरियड शुरुआत होती है उनके बीच में इंटरकनेक्शन क्या है. तो देखते हैं. सी, ये जो पिक्चर है ये है औरंगज़ेब की. माना जाता है कि औरंगज़ेब जो है वो लास्ट ऑफ पावरफुल मुगल रूलर्स हैं. मतलब कि ये लास्ट रूलर नहीं थे, बट जितने भी ताकतवर मुगल रूलर्स रहे हैं, जो एफिशिएंट रूलर्स रहे हैं, उनमें से ये सबसे आखिरी थे. कहने का मतलब ये है कि औरंगज़ेब के मरने के बाद कोई भी मुगल राजा ढंग का नहीं निकला. उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो इतने बड़े अंपायर को संभाल सके. तो याद रहेगा, लास्ट पावरफुल रूलर कौन थे मुगल्स के? औरंगज़ेब थे. अब चूंकि इनके सक्सेसर्स बहुत ज़्यादा वीक थे, इस कारण से वो एडमिनिस्ट्रेशन को तरीके से नहीं संभाल पाए और किंगडम जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लग गई. इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 1707 में. कब हुई थी? 1707 में. और इनकी डेथ के बाद जो सूबेदास थे, सूबेदास कौन थे? तो आप लोगों को याद होगा, हमने ये चीज़ पिछले क्लास में पढ़ा है, यानी कि स्टैंडर्ड 7 में आपने ये चीज़ पढ़ा है कि जो बड़े बड़े राजा होते थे, जिनका बड़ा बड़ा किंगडम होता था, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन अकेले नहीं संभालते थे. वो क्या करते थे? अपने अंडर में अपॉइंट करके रखते थे. जैसे साउथ में सामंत होते थे, वैसे ही नॉर्थ में सूबेदार हुआ करते थे मुगल्स के कंट्रोल में. तो ये लोग क्या करते थे? अपने एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे. तो वैसे ही मुगल्स के पास भी सूबेदार थे जो अपने अपने एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे. पर जैसे ही पता चला औरंगज़ेब मरे हैं और उनके बच्चे जो हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं ये राजपाट हासिल करने के लिए, तो इसी बात का फ़ायदा इनमें से कुछ सूबेदारों ने उठाया और इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और कहा कि अब मुगल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुगल की सुज़ेरेनिटी ख़त्म हो गई, अब हम इंडिपेंडेंट हैं. तो यही एक प्रोसेस था जिसके थ्रू क्या हुआ, जो इतना बड़ा मुगल किंगडम था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया. ओके, अब इस तरीके से अंपायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा. बस इतना ही समझ लो, इसी बात का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ पे उठाया था. क्योंकि हमेशा याद रखोगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. डिवाइड होंगे तो हम लोग गिरेंगे बस. तो यही कारण भी रहा कि दिल्ली जो है अब वो उतना इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा और डिटोरिएट होने लगा, और देखते देखते मुगल अंपायर जो है वो हमारे यहाँ डिक्लाइन कर गया. ठीक है, चलिए अब आते हैं कि ये सिचुएशन कैसे प्लॉट किया गया, किस तरीके से ब्रिटिश जो है वो हमारे मुगल्स पे अपना कंट्रोल दिखाए, और किस तरीके से मुगल से जो पार है, पॉलिटिकल पार है, उनको छीन करके खुद तक किए. ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 8 के चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है. बट हम लोग अब शुरू से स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाना शुरू करती है, और किस तरीके से वो यहाँ पर पे कॉलोनियलिज्म को स्टैब्लिश करके चली जाती है. ओके, चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई और कैसे आई. सो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे नॉर्मली हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, क्योंकि इनके अलावा भी कुछ और कंपनीज है जो भारत आई थी. एक्चुअली उस समय क्या था कि यूरोपियंस जो थे, यूरोप की बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपना किस्मत आजमाने के लिए ईस्ट के डायरेक्शन में जा रही थी, ताकि वहाँ जा कर के वो ट्रेडिंग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके. तो बहुत सारी कंपनीज निकली, जैसे कि पोर्टुगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे, ये सारे. ओके, इन्हीं में से एक कंपनी थी इंग्लैंड की जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इन्होंने सोचा चलो ईस्ट के साइड जा करके अपना फेट अपनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पे यानी कि आपके इंग्लैंड में कंपटीशन ज़्यादा था. तो ये सोच करके इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर अक्वायर किया. चार्टर क्या होता है? तो चार्टर रिटन ग्रांट होता है. क्या होता है? रिटन ग्रांट. मतलब कि जैसे अभी पेटेंट और लाइसेंस मिलता है ना, बस काइंड ऑफ वही समझ लो कि वही चीज़ उन्होंने एक्वायर किया. एक पेपर पे देखो, मैंने यहाँ पिक्चर मेंशन किया हुआ है, ये रहा. ठीक है, ये चार्टर का पिक्चर है.
अब इसमें इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से लिखा लिया कि ईस्ट के साइड में पर्टिकुलरली इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई कंपनी आके ट्रेड नहीं करेगी। उनको लगा अरे वाह क्या अच्छा डिसीजन मैंने ले लिया है, अब तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। तो बड़े खुश होकर के निकले इंडिया के लिए ये लोग कि अब इंडिया में आसानी से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होगा। बट ये लाइसेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ कॉम्पिटिटर इंग्लैंड से कोई नहीं होगा। हम लोग आगे देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े खुशी खुशी भारत तो आती है ट्रेडिंग के लिए कि चलो अब इंग्लैंड से कोई कॉम्पिटिटर नहीं आ रहा है, बट उसी वक्त ऑलरेडी यहाँ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की कंपनीज प्रेजेंट थी। ठीक है, अब थोड़ा सा उससे पहले जान लेते कि कंपनी आई भारत कब। तो ये बता दिया 1600 में उन्होंने चार्टर एक्वायर किया। उसके बाद उन्होंने भारत का अपना ट्रिप प्लान कर लिया और पहली जो फैक्ट्री है वो इन्होंने सूरत में स्टैब्लिश की। कहाँ स्टैब्लिश की? सूरत में। तो इन्होंने शुरुआती दौर में तो कंपटीशन फेस किया ही। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनकी जान पहचान हो गई जहांगीर से, और इन्होंने थोड़ा सा जहांगीर की चापलूसी की और चापलूसी करके इन्होंने कुछ कंसेशंस गेन करवा लिया। कंसेशन मतलब कि वो जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें कुछ टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे, तो इससे इनका प्रोडक्ट सस्ता हो गया। अब इसके अलावा कहीं कहीं एरिया में इनको अपना लोकेशन भी स्टैब्लिश करने की फ्रीडम मिल गई। तो इसी के तहत इन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के बाद मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा यहाँ पे भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। अब ये भारत आए थे तो ट्रेडिंग क्या चीज़ की कर रहे थे? तो ये भारत में यहाँ के टेक्सटाइल यानी यहाँ के कॉटन्स एक्चुअली पूरी दुनिया में उस समय पॉपुलर थे बहुत। यहाँ का कॉटन कपड़ा सबसे फाइनेस्ट माना जाता था। साथ ही साथ यहाँ के जो डिज़ाइन है जैसे चिकनकारी वगैरह ये पूरी दुनिया के बेस्ट थे। मुस्लिम कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में बहुत पॉपुलर थी। तो इन लोग बेसिकली इसी का ट्रेडिंग कर रहे थे। वैसे ही चाइना वगैरह में और आसपास के एरियाज़ में इंडिगो का बहुत डिमांड था। तो इन्होंने सोचा यहाँ के किसान, यहाँ से हम इंडिगो की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर स्पाइसेस, आपको पता होगा कि हमारे साउथ के स्पाइसेस जो हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। और वैसे ही सॉल्ट पेट्री, गन पाउडर बनाने के लिए एक सब्सटेंस होता है, तो इन सब पे इनकी ट्रेडिंग चल रही थी। अब बाद में धीरे धीरे स्टैब्लिश तो हो गया, बस इतने में सीमित नहीं रहा क्योंकि होने ये लगा था कि कंपनीज कुछ और भी थी। तो जब इनके बीच में कंपटीशन आने लगा तो सारी कंपनीज जो थी, वो कौन कौन सी कंपनी थी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। ये जितनी भी कंपनीज थी ये आपस में अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, मतलब अपने फैक्ट्री को मेंटेन रखने के लिए ये लोग क्या करने लगी, एक दूसरे की कंपनी में कुछ कुछ नुकसान करने लगी। जैसे कि मान लो शिप आ रहा है ट्रेड करते हुए, तो कुछ ऐसा कर देती कि शिप डूब जाता। मान लो कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लगा दी। मान लो कच्चा माल पड़ा है, कच्चे माल में आग लगा दी, चूहे छोड़ दी। लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज सारी कंपनियां आपस में एक दूसरे के कर रही थी ताकि खुद का कंट्रोल गेन कर, मतलब खुद के कंपटीशन को ये कर सके, खुद उभर के आ सके और बाकियों को भगा दे। तो इसीलिए ये जो कंपनीज थे ये लोग क्या करने लगे, अपने फैक्ट्री के पास फोर्टिफिकेशंस करने लगे, किला बनवाने लग गए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ऊपर वाली इमेज में दिख रहा है कोलकाता का फोर्ट विलियम। इससे पूरा आसपास का इलाका दिखता था। और इससे क्या होता था, अगर मान लो कोई अटैक करने वाला या कोई प्लान भी कर रहा है कॉन्स्पिरेसी, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो आसानी से पकड़ा जाता। वैसे ही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मुंबई में है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। अब एक क्वेश्चन राइज होता है जिसका आंसर आई थिंक मैंने पहले ही दे दिया है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में ट्रेडिंग करना आसान था? व्हाट डू यू थिंक? अभी मैंने पीछे ही मेंशन किया है कि भले ही इंग्लैंड से कोई नहीं आए थे कॉम्पिटिटर, बट ऑलरेडी यहाँ दूसरे यूरोपियन कंपनीज थे। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत आकर के ट्रेड करना आसान नहीं था। कुछ कंपनीज ऑलरेडी भारत में थी, जैसे एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले पोर्टुगीज, ये भारत में 1498 में ही आए थे कैलिकट में। इनफैक्ट पोर्टुगीज वर दी फर्स्ट जो कि भारत आए थे ट्रेडिंग पर्पज से। फिर दूसरे 1595 में डच आ गए पुलिकत में। फिर 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। एंड लास्ट में जो हमारे भारत आए ट्रेडिंग के पर्पज थे वो थे फ्रेंच, जो कि पौंडीचेरी में आए, या जिसे आज हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। ओके, अब इन कंपनीज के बारे में भी थोड़ा इंडिविजुअली डील कर लेते हैं। पहले आते हैं पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता ही है भारत की डिस्कवरी किसने की है, सी रूट किसने ढूंढा है भारत का? वास्को द गामा। ये
एक एक्सप्लोरर थे जो कि 1498 में ढूंढते ढूंढते इंडिया पहुंच गए थे। बस यहाँ रास्ता मिला तो पोर्टुगीज सबसे पहली कंपनी बनी जो कि भारत आई ट्रेडिंग के लिए। ओके, अब इन्होंने पहला स्टैब्लिशमेंट कहाँ सेटअप किया? तो इन्होंने अपना पहला स्टैब्लिशमेंट कैलिकट में सेटअप किया। कहाँ से सेटअप किया? कैलिकट में। हाउएवर ये लंबे समय तक नहीं टिक पाई इनके कुछ गलत पॉलिसीज़ के कारण, इसलिए बहुत जल्दी ये गायब हो गई। हाउएवर इनका इन्फ्लुएंस हमें अभी दिखता ही है। इनकी कंपनी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रही ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1602 में। उन्होंने भी वैसे ही चार्टर साइन करवाया था अपने सरकार से, जैसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ वन से करवाया था। उसके बाद ये भारत आए। यहाँ पर पे इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन एंड दीव में अपनी स्टैब्लिशमेंट करी। जैसे मैंने यहाँ एक पिक्चर में कोचीन के स्टैब्लिशमेंट को दिखाया हुआ है, और ये जो है वो लोगो है आपका, जो कि लोग सिंबल्स अपना यूज़ करते थे कंपनी का। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आखिरी यूरोपियन कंपनी थी जो ट्रेडिंग के लिए भारत आई, क्योंकि इसके बाद कोई भी दूसरी यूरोपियन कंट्री भारत नहीं आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? तो ये 1664 में फॉर्म हुई थी। 1668 में इन्होंने भारत में पहला फैक्ट्री सेटअप किया सूरत में। सूरत उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल पड़ता था क्योंकि वो उस डायरेक्शन से आते थे, इसीलिए। एंड 1669 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री सेटअप की मसौलीपट्टम में। ओके, नेक्स्ट 1673 में जो बंगाल के मुगल सूबेदार थे उनसे इनकी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई, और उनका थोड़ा इनको सपोर्ट मिलने लगा। इस कारण से इन्होंने चंदर नगौर में अपना पहला टाउनशिप डेवलप किया। ओके, सो दिस वाज अप टू द केस। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये चारों कंपनियां हर वक्त आपस में झगड़ती रहती थी ताकि एक दूसरे को बाहर कर सके मार्केट से, जैसे कि एक दूसरे के किले में आग लगा देना या एक दूसरे के माल को नुकसान पहुंचा देना, लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ताकि ये सारे स्टैब्लिश हो सके। तो यही कारण था कि कोई भी कंपनी के लिए इंडिया में स्टैब्लिश होना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका था। हाउएवर इन सब में जो विक्टोरियस इमर्ज हुए थे वो थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे उन्होंने फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच इन सबको यहाँ से भगा दिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे डील करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन करना कोशिश करता है EEIC यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। टिल देन आप ये असाइनमेंट अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए एंड देखिए आपको टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल टू प्रोवाइड यू द आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर हमारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू अस और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। So thank you.